नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। मैं हूं मनीषा गुप्ता और कमोडिटी राउंडअप में आज टॉप हेडलाइंस हमारी यहां पर टैरिफ से है। 25% का टैरिफ यहां पर यूएस ने भारत पर अब लगाया है और काफ़ी सारे एक्सपोर्ट्स जो इंडिया से यूएस में होते हैं उनके ऊपर एक इम्पैक्ट यहां पर देखने को मिल सकता है। हम बात करेंगे चावल निर्यात की, जहां पर अमेरिकी टैरिफ का कितना असर देखने को मिलेगा। साथ ही बात करेंगे जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री की, जिस पर भी 25% टैरिफ है। आपको याद दिला दें कि जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट के लिए यूएस हमारा सबसे बड़ा मार्केट है। मेजर चंक जो भारत एक्सपोर्ट करता है ज्वेलरी के नाम पर वो यूएस में जाता है। तो क्लियरली इम्पैक्ट यहाँ पर अक्रॉस बोर्ड है, फिर चाहे वो चावल की बात है, टेक्सटाइल हो, जेम्स एंड ज्वेलरी है, या फिर काफ़ी हद तक मरीन या फिर सी फूड की जहाँ तक बात की जाती है वहाँ पर भी एक इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। कितना इम्पैक्ट रह सकता है, आगे जाकर किस तरह के चैलेंजेस हैं, इस पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ केरिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केरिया हैं, आईआरईएफ के वीपी देव गर्ग, और कॉटन पर टैरिफ के असर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे इंडिया कॉटन एसोसिएशन के पूर्व प्रेसिडेंट महेश शारदा। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले अजय, जिस तरह के मूवमेंट हमने यहाँ पर मार्केट्स में आते हुए देखे हैं, कॉपर से शुरुआत करेंगे। 18% की गिरावट एक दिन में भी नहीं, कुछ घंटों में ये बिगेस्ट वन डे डिक्लाइन है। शायद इनकमिंग भी था, जिस तरह से हमने कॉपर के प्राइसेस लगातार चढ़ते हुए देखे, ऑल टाइम हाइज बनता हुआ देखा। तो ये जो मुनाफा वसूली है, इसे आप कैसे देखते हैं? नमस्कार मनीषा। बिल्कुल, देखिए, इससे पहले भी हमने देखा था जब टैरिफ की बात हो रही थी, तब हमने देखा था कॉमेक्स में कॉपर $6 टच कर गया था, जबकि एमसीएक्स शंघाई में हमने देखा प्राइजेस में कोई मेजर मूवमेंट नहीं था। उसी का रिप्लिका अब हम आते हुए देख रहे हैं कि कॉमेक्स में 20% का फॉल है। हालांकि आज हम देख रहे हैं कि प्राइजेस में थोड़ा सा ओवर इफेक्ट दिखाई दे रहा है, जिस ढंग से डॉलर इंडेक्स में बड़ी तेजी आती हुई दिखाई दी। बट आई थिंक कि अगला 15-20 दिन जो है वो वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहने वाला है टैरिफ को लेकर, क्योंकि एक तरफ जो डेडलाइन है वो कल से लग जाएगी, बट वहां पे इंडिया हो चाहे चाइना हो, वहां से निगोशिएट और होते हुए दिखाई देंगे। तो आई थिंक वॉलेटिलिटी एक्सट्रीम है, बट हाँ, जब तक टेक्निकली अगर 903 904 का लेवल ब्रीच नहीं करता है, एक छोटा पुल बैक देख सकते हैं 870 तक का। बट आई थिंक हीट बहुत ज्यादा बनी हुई है, चाहे हम पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, चाहे कमोडिटी के मूवमेंट की बात करें। तो ये हीट ऑफ होने के बाद ही कुछ क्लैरिटी ज्यादा समझ में आएगी। बट टाइमिंग, डॉलर की तेजी, टैरिफ का मूवमेंट, और जिस ढंग से टैरिफ के बाद हमने देखा रिफाइंड कॉपर को थोड़ा एक्सक्लूड करता हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद ये फॉल आया है, उसी का इम्पैक्ट आज हम एमसीएक्स कॉपर पे आते हुए देख रहे हैं। वेल एब्सोल्युटली 2% की गिरावट के साथ कारोबार। लेकिन अजय, सिर्फ कॉपर की बात नहीं है, सोना, चांदी, प्लैटिनम सभी में 1, 3, 5% तक की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। डॉलर इंडेक्स आपकी स्क्रीन पे लेके आएंगे, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 100 के आसपास है। कितना इम्पैक्ट डॉलर इंडेक्स का, और जो ये अनसर्टनिटी है और जिस तरह का प्रॉफिट टेकिंग हमने मेटल्स में आता हुआ देखा है, अजय इसे कैसे रीड करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो डॉलर इंडेक्स में मैंने जैसे जुलाई में कहा भी था कि एक टेक्निकली ओवरसोल्ड में एक हार्मोनिक टेक्निकल टर्म है, उसकी वजह से लग भी रहा था कि मार्केट में एक बाउंस आएगा। वो बाउंस इन लाइन है। सेकेंडली, टैरिफ को लेकर अब चीजें सेटल्ड आउट होते जा रही है कि हमने देखा 15-20% के एवरेज में एक टैरिफ लगा है। कल के जो फेड की बैठक थी, वहां से भी एक अनसर्टेनिटी वाला कहानी दिखाई दे रहा है, वो एक बना हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं डॉलर को थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ टेम्पररी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस ढंग से यूरो में हमने एक बड़ा फॉल आते हुए देखा है। तो आई थिंक डॉलर इंडेक्स, आई एम स्लाइटली बुलिश फॉर अगस्त मंथ में भी हम 102.50 से 103 तक का एक टेम्पररी बाउंस आते हुए देख पाएंगे, जिसके रिएक्शन में हम सभी कमोडिटीज में गिरावट देख रहे हैं। सबसे पहले अगर सोने की अगर बात करें, तो सोने में हमने पहले भी कहा था कि जितने फैक्टर्स अब तक सोने को जो सपोर्ट कर रहे थे, वो एक के बाद एग्जॉस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 3280 का लेवल कल ओवरनाइट में हमने स्पाइक नीचे की तरफ आते हुए जरूर देखा, बट ये अभी भी होल्ड नहीं कर पा रहा है। तो जब तक ये 3280 का लेवल ब्रीच नहीं करता है, मे बी एक रेंज रहेगा जो 3280 से लेकर 3360 के बीच में सोना ट्रेड करेगा। बट कुल मिला के मार्केट साइडवे टू नेगेटिव होता हुआ दिखाई देगा। वहीं अगर चांदी की बात करें, तो एज कंपेयर टू गोल्ड, चांदी मुझे बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। बट गोल्ड सिल्वर रेशियो में 20% का बड़ा करेक्शन आने के बाद अब कहीं ना कहीं गोल्ड सिल्वर रेशियो थोड़ा बाउंस कर रही है, जो 90 तक जा सकती है। इसका मतलब है सोना कहीं ना कहीं स्टेबल रहेगा, लेकिन चांदी में दबाव बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और टेक्निकल चार्ट पे भी हम देखते हैं तो $40 का एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देखा है, जो डोमेस्टिक मार्केट में 1,16,000 का था। तो मुझे लगता है चांदी में भी 36.5 तक का एक छोटा पुलबैक मिल सकता है। इसी के रिएक्शन में हमने प्लेटिनम हो चाहे प्लेटिनम हो, वहां पे भी हमने करेक्शन आते हुए देखा। रिसेंटली हमने देखा 1500 का लेवल प्लेटिनम टच कर गया था, एक टेक्निकल पुलबैक है। तो कुल मिलाकर डॉलर की स्ट्रेंथ और जो कंसर्न्स बने हुए थे, वो एक के बाद एग्जॉस्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से सोने में जो करेक्शन है, उसी के चलते चांदी है, प्लेटिनम है, वहां पे थोड़ा थोड़ा करेक्शन हम देख रहे हैं।
इंटरेस्टिंगली जब आप कहते हैं कि डॉलर इंडेक्स यहाँ पर 103 पे जा सकता है, गोल्ड सिल्वर रेशियो 90 पे जा सकती है, इसका मतलब है सोना स्टेबल होगा लेकिन चांदी में कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्यूज वहाँ से आते हुए, लेकिन टैरिफ्स पे एक नज़र यहाँ पर डालते हैं एंड बात यहाँ पर टेक्सटाइल की कर लेते हैं, जहाँ पर पहले हमें एक लग रहा था कि जिस तरह के टैरिफ्स बाकी कंट्रीज पे लगे हैं जैसे कि बांग्लादेश, वियतनाम वगैरह, इंडिया एक यहाँ पर पॉजिटिव पोजीशन में था, लेकिन अब जिस तरह से हमारे ऊपर 25% टैरिफ्स हैं, महेश जी आप कहेंगे कि वो बहुत जल्दी टेबल्स टर्न होती हुई नजर आई हैं और अब क्या कंसर्न्स है मार्केट में? Ma'am, people are worried in the textile industry, whereas the changing tariff situation is concerned in US. बट अगर हम कंपीटिंग कंट्रीज का भी टैरिफ देखें, चाइना, वियतनाम, कंबोडिया, बांग्लादेश, थाईलैंड, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, they are all higher than us, whereas textile is concerned. So, but I still feel कि अभी situations are not firmed up, they might change at the last minute. और जो बार बार यूएस बात कर रहा है कि हम जो आप रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहे हो उसका हम एक्स्ट्रा पीनल टैक्स कितना लगाएगा, दैट विल बी मोर इम्पोर्टेंट देन एक्चुअल टेरिफ। एक्चुअल टेरिफ तो हम लोअर साइड पे हैं, बट अगर आप उस पर बहुत ज्यादा पीनल इम्पोज कर देंगे देन इट माइट बिकम अ चैलेंज फॉर अस। बट दिस इज फॉर श्योर कि इन शॉर्ट टर्म the textile industry will have to bear some burden. Long term, I think everything will settle down according to the production capability of each country and each domain of the industry. महेश जी, पिछले साल की अगर बात करें तो किस तरह का एक्सपोर्ट हमने यूएस को किया है, और अगर टैरिफ्स यहाँ रहते हैं, अगर पेनल्टी और यहाँ पर लगती है, किस तरह के नंबर्स फिर यहाँ पर बनता हुआ नजर आ सकते हैं? मैम, अभी तो इंडिया का कोई बहुत ज्यादा टेक्सटाइल में एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा अभी एकदम सडनली नहीं दिख रहा, बिकॉज वी आर केपेबिलिटी टू एक्सपोर्ट द इंफ्रास्ट्रक्चर इज आल्सो नॉट मैचिंग द मेन कंट्रीज लाइक चाइना हु इज डूइंग द मेजर एक्सपोर्ट इन द टेक्सटाइल सेक्टर. सो इट विल एडजस्ट, इट कैनॉट हैपन ओवरनाइट कि वी विल बिकम द लार्ज एक्सपोर्टर्स टू यूएस. दिस इज माय व्यू. वेल, तो क्लियरली पेनल्टी का असर यहाँ पर दिख सकता है जैसे महेश जी कह रहे हैं, लेकिन ओवरनाइट कोई बहुत बड़ा चेंज होगा नहीं होगा. एंड एब्सोल्युटली आई टेक योर पॉइंट महेश जी की ये बहुत ही फास्ट मूविंग पेस पे हम यहाँ पर स्टेटमेंट्स आता हुआ देख रहे हैं, चेंजेस आता हुआ देख रहे हैं, तो किस तरह से काम किया जाए आई कैन अंडरस्टैंड. एज ऑफ नाउ सेक्टर और सेगमेंट्स के लिए, इंडस्ट्री के लिए काफ़ी मुश्किल रह सकता है. लेकिन चावल पर भी एक बात कर लेते हैं और हमारे साथ अब देव गर्ग हैं. देव, आप कैसे देखते हैं 25% का रिएक्शन राइस एक्सपोर्ट्स पे आता हुआ? ये एक बहुत ही कंसर्निंग सिचुएशन है, बट दिस मे बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. क्योंकि अगर हम यूएस मार्केट को देखें तो यूएस मार्केट के अंदर इंडिया का 30% मार्केट शेयर है, और जहां पे थाईलैंड का 42% मार्केट शेयर है और पाकिस्तान का 12% मार्केट शेयर है. और थाईलैंड के ऊपर एज ऑन डेट 39% इंपोर्ट ड्यूटी है और पाकिस्तान के ऊपर 29% है. तो अगर हम अपने कॉम्पिटिटर देशों से कंपेयर करें तो इंडिया आज भी 25% के ऊपर है. अब ये बहुत डिपेंड करेगा कि जो पेनल्टी उन्होंने अनाउंस करी है वो पेनल्टी का क्या पैरामीटर वो क्या बनाते हैं. अगर पेनल्टी 25% से बढ़ाई जाती है तो देन इट विल बिकम अ वेरी कंसर्निंग सिचुएशन फॉर इंडियन एक्सपोर्ट्स. जहां तक अगर हम नंबरों की बात करें तो पिछले साल इंडिया ने यूएस को लगभग 3,100 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट करा था, और आज तक इस फाइनेंशियल ईयर में लगभग 833 करोड़ रुपीस का अभी तक एक्सपोर्ट हुआ है. तो पिछले साल के कंपैरिजन में अभी भी फिगर्स के अंदर काफी गैप है, और आने वाले समय में अगर इस ड्यूटी स्ट्रक्चर के ऊपर देखा जाए तो इंडिया के पास काफी सरप्लस स्टॉक्स है और रुपी भी डेप्रिशिएट हुआ है. तो बासमती राइस इंडस्ट्री एंड नॉन बासमती राइस इंडस्ट्री टुडे इज नॉट एक्सपेक्टिंग अ वेरी सब्सटेंशियल डिक्लाइन एक्सपोर्ट फिगर्स के अंदर, क्योंकि रुपी डिप्रिसिएशन को कंसीडर करते हुए और डोमेस्टिक मार्केट के अंदर प्राइसेस गिरते हुए देखते हुए हमें यह लगता है कि मार्केट के अंदर अभी करंटली 10% के आसपास इंपोर्ट ड्यूटी यूएस मार्केट के अंदर है. तो 10% से अगर ये ड्यूटी 25% के ऊपर ही रहती है और अगर जो पेनल्टी भी अनाउंस होती है वो 5 से 10% के रेंज के अंदर ही रहती है तो काफी इन फिगर्स के ऊपर असर नहीं आएगा, और इंडियन मार्केट इस शॉक को अब्सॉर्ब करने के लिए काफी केपेबल है. एक चीज आप दोनों से ही जानना चाहेंगे, जिस तरह से यहाँ पर मूवमेंट होते हुए नजर आ रही है, देव आप कहेंगे बिजनेस स्टैंड स्टिल पे है कि या फिर इन सब चीजों के बावजूद, चलते के बावजूद भी यहाँ पर काम जारी है? देखिए, चलते हुए काम तो चालू रहेगा, क्योंकि चावल एक ऐसी चीज है जो खाने की आइटम है और सामने जो देश को जरूरत है तो वो लेगी. एक ये अनसर्टेनिटी है एक्सपोर्टर्स के अंदर और इंपोर्टर्स के अंदर कि अब ये कल को अगर ड्यूटी शॉक आता है तो ये ड्यूटी का शॉक कौन अब्सॉर्ब करेगा.
बट इंडस्ट्री की ये उम्मीद है कि कोई ना कोई मैकेनिज्म डेवलप हो जाएगा जिसके अंदर ये जो ड्यूटी इंपैक्ट आया है ये एक्सपोर्टर और इंपोर्टर्स दोनों शेयर कर लेंगे। तो एज ऑन डेट अगर हम बात करें तो हम काफी सब्सटेंशियल डिफरेंस नहीं देखते हमारी ट्रेड फिगर्स के ऊपर इस मूव का। महेश जी, आप भी यही कहेंगे कि बिजनेस एज यूजुअल है, चाहे ट्रांजिट में है, स्टैंड स्टिल यहाँ पर कुछ नहीं है, जैसे जैसे चीजें आती जा रही हैं माना यही जा रहा है कि कंज्यूमर को पास ऑन कर दी जाएंगी? Definitely, the American consumer will have to bear the increased cost of all tariffs which US is putting, because हमारी capability तो देखेंगे तो Indian textile का तो year on year is growing, whereas China is decreasing if we talk only of the country comparison. So as far as Indian textile industry is concerned, short term maybe we have some problems, but in long term we have a very good prospect as far as textile industry is concerned. This is the crux of the. Got it. ठीक है, तो अभी इनिशियली यहाँ पर ऑफ कोर्स कुछ झटका लग सकता है शॉक्स के तरीके से कि डिपेंडिंग ऑन किस तरह का हम यहाँ पर एक्चुअल पेनल्टी आता हुआ देखते हैं, क्योंकि वो एक नंबर पे अभी क्लैरिटी नहीं है, वो कैलकुलेशन कैसे निकल के आती है, इस वीकेंड तक आती है। जिस तरह की स्टेटमेंट्स हमने यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से आते हुए देखी हैं वो क्लियरली एज ऑफ नाउ इंडियन सेंटिमेंट के लिए बहुत सपोर्टिव नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स वेट करना होगा। बहुत शुक्रिया महेश जी आपका। और देव आपका भी। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो बात करेंगे यहाँ पर वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के सचिन जैन से। नंबर्स को कोलेट किया है हमारे साथ सचिन जैन, इंडियन एमडी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, अब यहाँ पर जुड़ रहे हैं। सचिन नमस्कार। और सबसे पहले इन्वेस्टमेंट पे बात करना चाहेंगे, जहाँ पर हमने इंडियन एंड ग्लोबल दोनों ही नंबर स्ट्रॉन्ग देखे हैं और इसके बीच में ईटीएफ डिमांड काफी बेहतर रही। मनीषा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल को एक अपॉर्चुनिटी दी और मेरे को एक मौका दिया कि आपके श्रोताओं को, आपको दर्शकों को हम डिटेल बता पाए। तो आपने जैसे मेंशन किया कि पहला जो दूसरी तिमाही रही है हमारी 2025 की, इसमें हमने करीब 3% की बढ़ोतरी ओवरऑल ग्लोबल स्तर पे देखी है, जो टोटली करके करीब 1250 टन के करीब की हमारी कंजम्पशन रही। जैसे आपने मेंशन किया कि इसमें एक इन्वेस्टमेंट डिमांड, वित्तीय निवेश की द्वारा जो डिमांड है उसमें बहुत जबरदस्त हमें बढ़ोतरी दिखी है। इंटरनेशनल ग्लोबल स्तर पर जो गोल्ड ईटीएफ हैं उसमें रिकॉर्ड हाई हमने इनटेक और इनफ्लो देखे हैं, ऑलमोस्ट 170 टन के, और टोटल मिला के जो एयूएम हो गया है वो करीब ऑलमोस्ट टचिंग 400 टन हो गया, 397 टन के करीब का एयूएम उसमें देखा है। लेकिन ये एक क्लियर इंडिकेशन रहा है और एक कोई सरप्राइज नहीं था। ये बेसिकली जिस तरह से गोल्ड की हमने पहले हाफ ऑफ द ईयर में करीब 30 ऑल टाइम हाई हमने देखे हैं रेट्स होते हुए, उसको मद्देनजर रखते हुए और गोल्ड एज एन एसेट क्लास की परफॉर्मेंस को लेते हुए ये एक बड़ा एक स्ट्रॉन्ग हमने रिस्पॉन्स देखा है। और जो आप गोल्ड ईटीएफ देखें तो इट्स नॉट ओनली के सिर्फ वेस्टर्न मार्केट्स के, बिल्कुल यूएस के, यूरोप मार्केट्स के थे ही, बट ऑल्सो चाइना मार्केट में मैंने काफी बढ़ोतरी देखी है। और इंडिया में जैसे आप जानते हैं, हम काफी समय से ट्रैक कर रहे हैं कि ईटीएफ एक ऐसे स्तर पे है जो हमें लगता है कि अब काफी ग्रो करेगा। और इसके एयू में जो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में करीब 58 टन का एयू था, वो आज की डेट में टचिंग 70 है और ये तो आगे बढ़ने। सचिन, साथ ही साथ एक बहुत पॉजिटिव चीज़ यहाँ पर हमने पिछले 3 सालों में लगातार ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स को सोना खरीदते हुए देखा है, डाइवर्सिफाई करते हुए देखा है अपने पोर्टफोलियो को। 1000 टन से ऊपर की खरीदारी है। इस साल जिस तरह के नंबर्स आपकी रिपोर्ट ने बताए हैं, आपको लगता है 1000 तो नहीं पहुंचेगा और कुछ और स्लो डाउन भी देखने को मिल सकता है? ऐसा लगता है हमारे को मनीषा कि जैसे ये वाला जो तिमाही निकली है इसमें करीब 166 टन की बढ़ोतरी हमने सेंट्रल बैंक्स को करते हुए देखी है। और अगर जो 3 बैंक सामने आए हैं, अगेन अगर आप देखें उनको तो डेवलपिंग मार्केट्स के हैं, तो बैंक ऑफ पोलैंड हुआ, बैंक ऑफ अजरबैजान हुआ और बैंक ऑफ टर्की। इन 3 बैंक्स ने काफी लीड करी है अपनी बाइंग, जो 19 टन से लेके करीब 16 टन के बीच में इनकी बाइंग रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर आप देखें तो पिछले तिमाही में करीब 500 से 600 किलो की बाइंग की रही है, जो पिछले कई सारे तिमाही को लेके ऑल टाइम लो रही है। लेकिन एक कॉम्पोजिट उसमें देखें तो एक हमने सेंट्रल बैंक सर्वे किया था अभी, जो हमने पब्लिश किया है, जिसमें कंसिस्टेंटली यही आ रहा है कि सेंट्रल बैंक एक स्ट्रेटेजिक एसेट की तरह गोल्ड को देखता है और अगले 6 महीने के नजरिए से नहीं, 2 से 3 साल और इवन 5 साल में कंसिस्टेंट बाइंग और एडिशन में दिखा रहा है। तो हमारे को ये लगता है कि सेंट्रल बैंक एक जो जरिया है, कीपिंग इन माइंड जियोपॉलिटिक्स रीजंस, या मानिए कि आपका डीडॉलराइजेशन का एक कॉन्वर्सेशन है, उसको लेते हुए सेंट्रल बैंक कंटिन्यूड रहेगी बाइंग। सचिन, अगर ज्वेलरी डिमांड की तरफ अब यहाँ पर आए तो यहाँ पर भी हमने एक गिरावट आते हुए देखी है। इंडियन मार्केट्स में तो खासी गिरावट है, लेकिन जो बाकी के ज्वेलरी मार्केट्स हैं वहाँ पर भी गिरावट ही देखने को मिली। सेकेंड हाफ से क्या बेहतर नंबर्स की एक्सपेक्टेशन है?
वैसे ज्वेलरी की डिमांड को थोड़ा हमारे को डिटेल में समझना चाहिए, पर्टिकुलरली भारतवर्ष के दौर पे। तो ग्लोबल डिमांड डेफिनेट डाउन है। हमने देखा है चाइना की जो पिछले तिमाही में रिस्पॉन्स रहा है ज्वेलरी करीब 20% डाउन है, इंडिया में 17% डाउन है। लेकिन आप देखें 17% डाउन होते हुए करीब 19% की इंक्रीज ऑन एक्चुअल वैल्यू है। तो अगर आप ज्वेलरी कंज्यूम को क्लोजली स्टडी कर रहे हैं और कंज्यूमर्स को हम काफी स्टडी कर रहे हैं, तो ये जो लिया जाता है, इन्वेस्टमेंट की जाती है, खरीदी जाती है, ये आपके डिस्पोजेबल इनकम के द्वारा ली जाती है। अगर उस डिस्पोजेबल इनकम की बढ़ोतरी 30% नहीं बढ़ी है, लेकिन इवन गोल्ड की जो वैल्यू इतनी बढ़ी है उसमें भी करीब 17% इंक्रीज ऑफ वैल्यू हमें देखने को मिला है, जो क्लियरली ये दर्शाता है कि कंज्यूमर का इंटरेस्ट गोल्ड ज्वेलरी में काफी हाई है। पहले 6 महीने में हमने काफी ट्रैकिंग कंज्यूमर की करी है कि कंज्यूमर जब भी प्राइस ऑफ गोल्ड ऊपर जाता है तो एक वेट एंड वॉच का एक नजरिया रखते हैं। जैसी प्राइस थोड़ी स्टेबिलिटी आती है तो कंज्यूमर वापस आते हैं। और पिछले 6 महीने में जो इतने ऑल टाइम हाईज जो हमने देखने को मिले, तो एक प्राइस कंसिस्टेंटली बढ़ता ही चला गया और एक रुकावट और एक स्टेबिलिटी प्राइस में नहीं आई, जो हमें आने पिछले 3 हफ्ते के अंदर कुछ एक लेवल ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी दिखी है। तो हमारा सोचना यह है कि कंज्यूमर के जो रिसर्च है उनमें ये निकल के आता है कि एक ऑब्सेशन कंज्यूमर का गोल्ड को लेके है और एक वेट इस बात की थी कि प्राइस थोड़ा स्टेबल हो। जो हमें लगता है कि एज वी गेट इनटू अ फेस्टिव टाइम और जैसे सारे त्योहार आने वाले हैं, इसमें अगर प्राइस स्टेबल रहा तो कंज्यूमर का डिमांड और एक एक्सपेक्टेड रिटर्न जो रहेगा वो काफी स्ट्रॉन्ग रहेगा ज्वेलरी को लेकर। लेकिन ओवरऑल नंबर सर्टनली थोड़ा गिरेगा इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, लेकिन वैल्यू के द्वारा कंज्यूमर का इंटरेस्ट और उनका एक इन्वेस्टमेंट हमारी ज्वेलरी में काफी अच्छा आना चाहिए। अगर हम वैल्यू और वॉल्यूम दोनों ही यहाँ पर देखें, और जैसे आप सचिन हमें बता रहे हैं कि वैल्यू में 10% की गिरावट है, लेकिन वॉल्यूम में 10% की गिरावट है, लेकिन वैल्यू में 30% का इजाफा देखने को मिला है। ये नंबर्स हम कैसे रीड कर रहे हैं और यहाँ पर कुछ इंप्रूवमेंट की एक्सपेक्टेशन? फिर अगर आप देखें पूरे साल का, मैं आपको बताना चाहता हूँ मनीषा, तो हमारा एस्टिमेट ये है कि करीब 600 से 700 टन की कंजम्पशन गोल्ड की इंडिया में रहनी चाहिए। और इसके अगर आप देखें कि अगर प्राइस स्टेबल रहता है, जिसके चांसेस ज्यादा हैं, कीपिंग इन माइंड कि हमें लगता है कि सारी प्रॉब्लम वर्ल्ड की सॉल्व हो जाएंगी, या बहुत ज्यादा वॉर हो जाएंगे, या सारे ट्रेड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और सारे ट्रेड तो देयर बी समवेयर इन बिटवीन। एंड आई थिंक वो इंडिकेट करेगा कि प्राइस ऑफ गोल्ड शुड बी बिटवीन 0% to 5% हायर। एंड उसी हिसाब से अगर स्टेबिलिटी रही तो हमें लगता है कि 600 to 700 टन के ब्रैकेट में टुवर्ड्स द हायर स्पेक्ट्रम में हमारा ईयर एंड होना चाहिए। अगर बहुत ही वर्ल्ड में जियोपॉलिटिक्स बढ़ जाती है, या मानिए कुछ और चीजें ऐसी आती हैं जो बिल्कुल अनसॉल्वेबल हैं, उसकी वजह से गोल्ड का प्राइस बढ़ना चाहिए, जिसकी एक सिनेरियो की पॉसिबिलिटी थोड़ी ब्रीफ लगती है हमें, लेकिन तब जो गोल्ड की कंजम्पशन विल ड्रॉप फर्दर। तो आई थिंक दीज आर द टू सिनेरियोस। आज के दौरान तो हमें लगता है कि इट बी इन द अपर साइड ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ 600 to 700 टन्स ऑफ कंजम्पशन। ऑल राइट सचिन, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली इन्वेस्टमेंट डिमांड अच्छी है, ईटीएफ में सपोर्ट अच्छा खासा है, और जैसे आपने कहा ज्वेलरी डिमांड में सपोर्ट आएगा। और जहां तक सोने के इंपोर्ट की बात है, 600 से 700 टन के बीच में भारत इस साल यहां पर सोना इंपोर्ट कर सकता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फिगर्स वहां से आती हुई। अजय, हमने सोने चांदी की बात तो आपसे यहां पर की है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो रह गया, और वो है कच्चा तेल, जहां पर जुलाई का महीना सितंबर 2023 के बाद सबसे बेहतरीन प्रदर्शन दिखा रहा है कच्चे तेल के लिए। 73 पर हम खड़े हैं ब्रेंट के लिहाज से। क्या और तेजी की एक्सपेक्टेशन है? देखिए, अनसर्टेनिटी है। अगर ओवरऑल देखिए सप्लाई साइड कोई ऐसा कम नहीं होना है। 2025 में हम ओवर सप्लाइड रहेंगे। ओपेक की 5 तारीख को बैठक है, वहां से भी हमें पॉजिटिव दिखेगा, आउटपुट में हम देखेंगे बढ़ोतरी आएगा। लेकिन जो ये अनसर्टेनिटी बनी है, इसी की वजह से तेजी है। हालांकि मेरा मानना है कि अभी 70 के ऊपर थोड़ा टिका जरूर है, बट सस्टेनेबल नहीं दिखाई देगा। तो ऊपर में हो सकता है 74 पे जाकर रेजिस्ट ले और एक टेक्निकल करेक्शन फिर से मिल जाए। इसी के चलते आज एमसीएक्स पे भी हम देख रहे हैं, कल रुपए की गिरावट थी, वो भी कच्चे तेल को सपोर्ट कर रहा था, बट आज मार्केट कहीं ना कहीं मुझे लगता है स्लैगिश रहेगा, डाउन साइड रहेगा। तो 6150 6180 तक जाता है, वहां 5900 तक मिल सकता है। ओवरऑल मुझे लगता है कि जो 2-3 दिन में अनसर्टेनिटी बनी थी वो अब मैच्योर्ड हो गई है। यहां से एक प्रॉफिट बुकिंग कच्चे तेल में वापस 70 की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, बट ये टेम्पररी रहेगा। ऑल राइट, तो कुछ टॉपिश यहाँ पर कच्चा तेल ज़रूर दिख रहा है और कुछ मुनाफा वसूली का इंतजार यहाँ पर करना चाहिए। वेल, आपको याद दिला दें कि आज मार्केट्स में यहाँ पर डेटा का इंतजार तो रहेगा ही। यूएस खुलने के बाद ट्रम्प स्टेटमेंट्स कैसी आती हैं, और साथ ही साथ यूएस जॉब्स डेटा, वहाँ से क्या क्यूज़ हैं, बाजार उसका भी इंतजार करेगा। अजय, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, तमाम कमोडिटीज़ पर एक स्ट्रैटेजी भी बताने के लिए। काफ़ी डिफिकल्ट टाइम्स हैं और इस समय में स्ट्रैटेजीज ऑफकोर्स एक्सपर्ट से ही लें और उन्हीं पर काम करें, स्टॉप लॉसेस ज़रूर लगाएं। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाज़त, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लौटेंगे तो बात करेंगे इक्विटीज़ पर।